हेलो स्टूडेंट्स। सो बेटा आज हम जो नेक्स्ट टॉपिक अपना डिस्कस करेंगे ग्रेविटेशन है। दैट्स योर फर्स्ट इज योर ग्रेविटेशनल फील्ड। राइट, ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है? ठीक है, सो इट इज़ एन इमेजिनरी एरिया और स्पेस सराउंडिंग एनी मास in which the another mass experience a gravitational force if it is brought in that। ठीक है, मतलब ये एक मास है मेरे पास में, इसके सराउंडिंग में एक ऐसा इमेजिनरी एरिया जहाँ पर अगर कोई मास हम ले आते हैं तो उस पर एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग जाता है, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस होता है। उसको हम इस मास का ग्रेविटेशनल फील्ड कहेंगे। फील्ड मतलब एरिया। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फील्ड मतलब एक ऐसा एरिया, एक ऐसा स्पेस जिसमें कोई ग्रेविटेशनल फोर्स का इम्पैक्ट होता है, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, उसको हम ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं। तो इट इज़ द स्पेस और यू कैन से इमेजिनरी एरिया। कोई ऐसा फिक्स नहीं होता कि यहाँ तक लगेगा, बट हम कहते हैं ना, जैसे एक अगर कोई मास है हमारे सामने, ये मास है, दूसरा मास है, अगर ये यहाँ पर रखा है तो ठीक है, लेकिन अगर हम उसको आगे ले आएंगे, जैसे ही इस पॉइंट पे लेके आएंगे वो अट्रैक्ट हो जाएगा और दोनों मास एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो मीन्स जब यहाँ पर आकर फोर्स लगना स्टार्ट हुआ, यहाँ इस पॉइंट पे नहीं था, जो ये दो मास है मेरे पास में, दोनों एक दूसरे से इस डिस्टेंस पे रखे हो सकते, तो इसका ग्रेविटेशनल फील्ड फॉर एग्जांपल यहाँ तक है। ठीक है, इस पॉइंट तक है, तो अगर ये यहाँ पे रखा है तो इस पर फोर्स नहीं लग रहा है, लेकिन जब अगर हम इसको इस पॉइंट पे ले आते हैं तो इन दोनों के बीच में एक फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये इसका ग्रेविटेशनल फील्ड हो गया जहाँ पर इसमें फोर्स लगना स्टार्ट हुआ है। राइट, सो दिस इज सेट टू बी योर ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक है, अगर हम नोट्स पे देखें तो देखिएगा, द स्पेस सराउंडिंग ए मटीरियल बॉडी इन विच द ग्रेविटेशनल फोर्स दैट इज अट्रैक्शन कैन बी एक्सपीरियंस्ड, ठीक है, इस नॉन एज योर ग्रेविटेशनल फील्ड। ये इसकी सिंपल डेफिनेशन हो गई। एक ऐसा स्पेस किसी भी मटेरियल के अराउंड सराउंडिंग में जिस पे ग्रेविटेशनल फोर्स यानी ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपका एक्सपीरियंस क्या होता है, उसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, व्हाट इज योर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी? द इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है, ऑफ ए मटेरियल at any point in its field is defined as the force experienced by the unit mass। जो हम यूनिट टेस्ट मास जो हम लेके आ रहे हैं, ठीक है, उस पर फोर्स कितना एक्सपीरियंस हुआ है, ठीक है, प्रोवाइडेड बाय द यूनिट मास itself does not produce any change in the field। ठीक है, तो हमारे पास में जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है, इन शॉर्ट अगर हम कहें, दैट इज योर फोर्स पर यूनिट मास। अगर एक टेस्ट चार्ज को, टेस्ट मास को यानी यूनिट मास को लाने में जितना हमें फोर्स लगता है उस फील्ड, उसको हम उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास में ये मास है, इस मास के अगेंस्ट हम ये एक 1 kg का मास लेके आ रहे हैं यहाँ पर, तो कितना फोर्स एक्सपीरियंस होगा इस यूनिट मास पे, वो उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी होती है। सो व्हाट इज माई ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी? ठीक है, आई से डिनोट करते हैं हम इसे, आई इज इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट मास। कौन सा मास? टेस्ट मास, जिसको हम लेके आ रहे हैं। ठीक है, सिंस फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो आई कैन राइट डाउन दिस आई, सो आई भी आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी। तो सबसे पहला पॉइंट, इंटेंसिटी आई इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। यूनिट क्या होगी इसकी? यूनिट अगर हम देखें तो दैट्स योर, देखिएगा, फोर्स की यूनिट न्यूटन पर केजी, या फिर हम कह सकते हैं इट्स योर किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है आपका फोर्स, और डिवाइड बाय किलोग्राम, सो इट विल बी योर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन की यूनिट के बराबर हो गया हमारे पास में। ठीक है, एंड डायमेंशनल फॉर्मूला LT-2
या m0 Lt-2 सिमिलरली, राइट। तो ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो आपका प्रोड्यूस होता है एक पॉइंट मास की वजह से एंड द टेस्ट मास, ठीक है, यानी दो मास की वजह से किसी भी डिस्टेंस r पे। अगर हम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की बात करें तो हाउ मच द एफ यू नो जी m डिवाइड बाई आर स्क्वायर। मान लीजिएगा एक मास है आपके पास में कैपिटल M और एक टेस्ट मास है आपके पास स्मॉल m, दोनों में अगर तो एफ का फॉर्मूला होता है हमारे पास में GM बाई आर स्क्वायर, हाउ मच द इंटेंसिटी एट दैट टाइम, सो इट विल बी योर GM बाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई टेस्ट मास m, ठीक है। सो दिस m विल बी कैंसिल आउट एंड हाउ मच द इंटेंसिटी, इट्स योर GM बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से हमें पता चलता है जो इंटेंसिटी होती है हमारे पास में ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है आर स्क्वायर की, यानी डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज करेगी इंटेंसिटी आपकी उतनी ही डिक्रीज करेगी, राइट। नेक्स्ट, और इफ आर इज सेट टू बी योर इन्फिनिटी, अगर आर बहुत लार्ज डिस्टेंस है तो इंटेंसिटी विल बी योर ज़ीरो, इंटेंसिटी आपकी ज़ीरो होगी, ठीक है। नहीं, सिंस मैंने बताया था आई जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है, अगर मेरे पास में एक पॉइंट मास है, इसके साथ में हम नंबर ऑफ टेस्ट मास लेके आ रहे हैं, ठीक है। आई एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी जो डायरेक्शन होती है वो डायरेक्शन होती है आपकी फोर्स की डायरेक्शन, और फोर्स आपको पता है फोर्स लगता है टुवर्ड्स द, क्योंकि अट्रैक्शन है तो टुवर्ड्स द सेंटर, जिस मास की तरफ। तो एक, दो, अगर ये मल्टीपल यहाँ पर मास रखे हुए हैं, मान लो इसे मैं M1 M2 M3 M4 M5 कह देता हूँ, ये 5 टेस्ट मास रखे हैं, तो पांचों ये फोर्स लगेंगे, यही इनकी डायरेक्शन होगी इंटेंसिटी की। सो नेट इंटेंसिटी जो होगी आई, दैट विल बी इक्वल टू द वेक्टर सम I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 प्लस I5, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और डायरेक्शन जो होती है इसकी फोर्स की डायरेक्शन होती है, और फोर्स की जो डायरेक्शन होती है वो टुवर्ड द सेंटर होती है, तो सेम डायरेक्शन में लगेंगे। और उसके बाद जब हम इनको रिजोल्यूशन करेंगे तो हमेशा आप इन्हें क्या करेंगे, वेक्टर में करेंगे, ठीक है। वेक्टर रिजोल्यूशन आपको पता है, जितने भी फोर्सेज लग रहे हैं हम उनको दो डायरेक्शन में रिजोल्व कर लेते हैं, एक हॉरिजॉन्टल और दूसरा वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में रिजोल्व करने के बाद में उसे जो आगे सोल्व करते हैं एंड देन आपका फाइनल आंसर आता है, ठीक है। और अभी इस फॉर्मूले को देख लेते हैं जरा, ये जो इंटेंसिटी का फॉर्मूला है आई, दैट इज़ योर GM बाई आर स्क्वायर। GM बाई आर स्क्वायर हमने आपको एक फॉर्मूला और बताया था, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी आपका GM बाई आर स्क्वायर होता है। अगर सरफेस की बात करें अर्थ के तो ये RH हो जाता है, सॉरी RE हो जाता है, बट फॉर्मूला कुछ इसी टाइप का होता था, GM बाई आर स्क्वायर। तो हम ये भी कह सकते हैं द इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटी इज इक्वल्स टू द योर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटी आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के इक्वल होता है। यूनिट भी आपने देखी इसकी इंटेंसिटी की जो आई वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर आई थी, यानी इंटेंसिटी जो ग्रेविटेशनल फील्ड की जो इंटेंसिटी होती है, द इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड you can say it is equal to the acceleration of the test mass placed at that point। जो टेस्ट मास हमने रखा है वो जिस एक्सेलरेशन से, ठीक है, आ रहा है, यानी उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, उसके इक्वल होता है। तो ये था ग्रेविटेशनल फील्ड। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, व्हाट इज योर ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड एक ऐसा इमेजिनरी फील्ड होता है, इमेजिनरी स्पेस होता है जिसको हम जो किसी भी ऑब्जेक्ट के अराउंड, ठीक है, ऑब्जेक्ट के अराउंड किसी भी टेस्ट मास पे एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी ग्रेविटेशनल फोर्स को एक्सपीरियंस कराता है, ठीक है, वो हमारा क्या होता है, ग्रेविटेशनल फील्ड। व्हाट इज योर ग्रेविटेशनल फील्ड, कितना लग रहा है, कितनी, यानी उसकी जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है, वही इंटेंसिटी बता रहा है। तो किसी पे ग्रेविटेशनल फील्ड लग कितना है वो कैसे निकालते हैं हम, फोर्स पर यूनिट टेस्ट मास, यानी I इज इक्वल टू F/m, दैट इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड आ जाता है। जिसके कुछ पॉइंट्स है जो मैंने डिस्कस किए, यूनिट इसकी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है, एक ही वेक्टर क्वांटिटी है, तो मल्टीपल अगर मास होंगे हमारे पास में तो वेक्टर सम होगा, ठीक है।
ये जो फॉर्मूला इसका आता है हमारे पास में एज पर योर न्यूटन्स लॉ, वो आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आता है। तो ये आपका इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड यू कैन ऑल्सो सेट टू बी योर, इट इज़ द एक्सेलरेशन ऑफ द टेस्ट मास टुवर्ड द सेंटर ऑफ द बॉडी। ठीक है, जिस बॉडी के अराउंड वो रखा गया है। ठीक है, तो ये हमारे पास में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हुए। नाउ नेक्स्ट, ठीक है, सो द नेक्स्ट टॉपिक इज आर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, हमने आपको लास्ट चैप्टर में बताया था व्हाट इज योर पोटेंशियल, इट्स ए ड्यू टू द पोजिशन। सो नाउ इट्स योर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, दैट मीन्स द इट इज़ द एनर्जी एसोसिएटेड विद द बॉडी, ठीक है, अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फील्ड। कोई भी बॉडी किसी भी ऑब्जेक्ट के ग्रेविटेशनल फील्ड के अगेंस्ट कहीं पे रखी हुई है, उसकी वजह से उस पर जो भी आपके जो भी हमें वर्क डन करना पड़ रहा है या उसके पास जो भी एनर्जी एक्वायर्ड है, उसी को हम उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। सो व्हाट इज़ माय ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी? द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी एट ए पॉइंट कैन बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड और वर्क डन, ठीक है, टू ब्रिंग द बॉडी फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स। ये हमारे पास एक मास है m, इसका एक अपना ग्रेविटेशनल फील्ड है, यानी जहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स का एक्सपीरियंस हो रहा है। ठीक है, इस ग्रेविटेशनल फील्ड में किसी भी m मास को, टेस्ट मास है हमारे पास m, जो कि कहीं किसी फार पॉइंट पर रखा है यानी इन्फिनिटी पर रखा है, इसको हम इस फील्ड में किसी भी पॉइंट पे लाने में जितना हमें वर्क डन करना पड़ा है, उसी को हम उसकी कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। सो द वर्क रिक्वायर्ड टू ब्रिंग एनी पॉइंट मास और यू कैन से एनी टेस्ट मास फ्रॉम इन्फिनिटी टू द फील्ड, टू द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ ए बॉडी। मान लीजिए हम इसको यहाँ पर ले आए, फाइनल दोनों के सेंटर की जो डिस्टेंस है वो r है। ठीक है, अब इन बिटवीन हमने कोई एक छोटा सा कंसिडर कर लिया है। मान लो कुछ समय पहले ये इस पॉइंट पे था, ये जो पोजीशन थी ये इसकी x थी, और ये जो छोटा सा डिस्टेंस ट्रेवल किया है इसने से dx ट्रेवल किया है। तो यहाँ से यहाँ तक इसे ट्रेवल करने में कितना टाइम लगा, वो सॉरी कितना वर्क डन करना पड़ा, हम पहले वो निकाल लेते हैं। स्मॉल dw वर्क डन, आपको पता है वर्क डन होता है आपका f इंटू में dx। हाउ मच द f? इट्स योर gm m डिवाइड बाई डिस्टेंस। यहाँ पर इस पॉइंट की डिस्टेंस अभी हम जो इमेजरी लेके चल रहे हैं x है, सो x स्क्वायर dx, दैट्स योर dw। हाउ मच द w? इंटीग्रेशन ऑफ gmm बाय एक्स स्क्वायर dx। ये तो इस पॉइंट के लिए छोटे से पाथ के लिए हो गया, लेकिन एक्चुअल में ये कहाँ से आ रहा है? ये आ रहा है बेटा, यानी लिमिट लगा दी हमने इन्फिनिटी से लेके, और फाइनल पोजीशन है इसकी r पे। तो ये हो गया हमारा वर्क डन। कितना हमें वर्क डन करना पड़ेगा इन्फिनिटी से r पोजीशन पे लाने के लिए m मास के अगेंस्ट, किसको लाने के लिए? स्मॉल m मास को लाने के लिए, एंड दैट इज सेट टू माई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। यही हम निकाल लेते हैं अब जरा। सो W इज इक्वल टू, देखिएगा m इज योर कांस्टेंट, सो द इन्फिनिटी टू r डिवाइड बाई 1 बाई एक्स स्क्वायर dx। m x की पावर -2 हो जाएगा ये, इन्फिनिटी टू r x पावर -2 dx। You know the integration of x power n, right? So this w is equals to gmm x पावर -2 का इंटीग्रेशन आपको पता है, x की पावर -2 + 1 अपॉन में -2 + 1। लिमिट हमारे पास में इन्फिनिटी टू r थी, हम इस तरीके से लगाते हैं x की पावर n + 1 अपॉन में n + 1, राइट। सो
एम फाइनली हमारे पास में आ गया x की पावर -1 अपॉन में -1, लिमिट इन्फिनिटी टू r। देन दिस इज योर GMM, ये हो जाएगा आपका, देखिए x की पावर -1 मतलब नीचे चला जाएगा और ये माइनस का, यानी कुल मिला के ये हो गया आपका माइनस का 1/x इन्फिनिटी टू r। इस माइनस को अगर मैं बाहर ले लेता हूँ तो माइनस का GMM, अंदर बचेगा 1/x लिमिट इन्फिनिटी टू r। ठीक है, अब मैं लिमिट पुट करूँगा। आपको पता है वेरिएबल जो होता है जिसके रेस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट करते हैं, यानी x के, ठीक है, वेरिएबल हमारा x है, x की जगह पर एक बार हम अपर लिमिट, x की जगह पर अपर लिमिट यानी 1 अपॉन में x की जगह 1 अपॉन r माइनस करके x की जगह पे लोअर लिमिट यानी -1/इन्फिनिटी। 1/इन्फिनिटी हो जाता है आपका 0, तो ये सिर्फ 1/r बचेगा। तो फाइनली हमारे पास में जो वर्क डन आया दैट्स योर माइनस का GMM/r। ठीक है, दिस वर्क डन इज सेट टू बी माई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी U। यही आपका, तो हाउ मच द U इज इक्वल टू हो गया आपका माइनस का GMM/r। ठीक है, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है हमारे पास में, एक बार प्रैक्टिस जरूर करना है इसकी। दोबारा फिर से बता देता हूँ मैं कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास क्या होती है। इट इज़ द अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड टू ब्रिंग ए टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट इन द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अनदर मास, और यू कैन से टू ए पॉइंट इन द ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसमें जहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा हो। ठीक है, तो W हमने एक स्मॉल कंसिडरेशन कर लिया। सबसे पहले तो x डिस्टेंस के लिए, x अगर डिस्टेंस पे है, dx डिस्प्लेस कर रहा है, देन इट विल सेट टू बी योर GMM/x² फोर्स हो गया इनटू में डिस्प्लेसमेंट dx आपका स्मॉल वर्क। उसे इंटीग्रेट कर दिया, कहाँ से कहाँ ला रहे हैं हम, इन्फिनिटी से r ला रहे हैं, तो इन्फिनिटी टू r हम ले आए और उसको इंटीग्रेट करते हुए हमारे पास फाइनल फॉर्मूला आ गया माइनस का GMM/r। राइट, सो दिस इज ए एनर्जी यानी वर्क डन है, पोटेंशियल एनर्जी। तो सबसे इसके कुछ पॉइंट्स, सो पोटेंशियल एनर्जी जो होती है हमारे पास में, पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन, ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है सबसे पहले तो। सो इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती है। अगर हमारे पास में मल्टीपल मासेस इसमें लाए जा रहे हैं तो जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी होगी सबकी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, दैट विल बी डायरेक्ट सम, इट्स नॉट द वेक्टर सम, डायरेक्टली न्यूमेरिकली हम उनको ऐड कर देंगे। राइट, यूनिट जूल, एनर्जी की यूनिट जूल होती है। डायमेंशनल फॉर्मूला ml² T-2। ठीक है, और जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है, ये आपने देखा यहाँ पर U इज इक्वल टू माइनस का GMM/r आता है। राइट, ये ऑलवेज नेगेटिव होता है। ठीक है, नेगेटिव का मतलब नेगेटिव होता है। नेगेटिव क्यों होती है? सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज नेगेटिव इन द ग्रेविटेशनल फील्ड बिकॉज द फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। फोर्स हमेशा अट्रैक्ट करता है बॉडी को, ठीक है, कभी भी रिपल नहीं करता है। इसलिए पोटेंशियल एनर्जी जो होता है हमारे पास में वो नेगेटिव होती है, क्योंकि जो बॉडी है हमारे पास में, ये हमारा पास मास है, ये m मास है, टेस्ट मास, ये हमेशा इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। तो अट्रैक्ट होगा तो ऑब्वियसली बात है, अगर ये इसे अपनी पोजीशन मेंटेन रखनी है यहाँ पर इसके अगेंस्ट, क्योंकि ये अट्रैक्ट हो रहा है, तो इसको एक वर्क डन करना पड़ेगा, यानी हमें वर्क इस पर रिक्वायर्ड होगा। इसीलिए इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो क्या होगी आपकी, हमेशा नेगेटिव होगी। जैसे हम अगर कहीं पे खड़े हैं और हम पे एक कंटिन्यूसली अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, तो अगर हमें अपनी, और अट्रैक्शन वो क्या कर रहा है, हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। राइट, अगर हमें अपनी पोजीशन को मेंटेन करना है तो क्या करना पड़ेगा, उस फोर्स के अगेंस्ट हमें वर्क डन करना पड़ेगा, अदरवाइज हम उस जहाँ पे भी जो भी बॉडी हम पे फोर्स लगा है हम उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। राइट, तो सिमिलरली दिस थिंग, तो इसलिए ये आपकी नेगेटिव होती है। सेकंड थिंग, ये आपकी डिस्टेंस की क्या हुई, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। राइट, तो एज द डिस्टेंस आर इंक्रीजेज, तो क्या यू आपका डिक्रीज होगा? नहीं, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल तो है ही है, लेकिन साथ में आप एक चीज़ और देखिएगा, माइनस भी लगा हुआ है।
तो यहाँ पर नेगेटिव में माइनस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी आप ये भी कह सकते हैं कि ये प्रोपोर्शनल हो गई है डायरेक्टली जब नेगेटिव लग जाता है, राइट। नेगेटिव लग तो आर जब इंक्रीज करेगा, ठीक है, इफ आर इज सेट टू बी इंक्रीजेस, ये जो क्वांटिटी है आपके पास में माइनस जी एम एम बाई आर, दिस क्वांटिटी विल गेट्स डिक्रीजेस। और नेगेटिव में क्वांटिटी जितनी डिक्रीज होती है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हमारी उतनी ही इंक्रीज होती है, ठीक है। सो एज द डिस्टेंस इंक्रीजेज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑल्सो गेट्स इंक्रीज, ठीक है। अगर आर इन्फिनिटी होगा तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हमारी सबसे मैक्सिमम होगी एंड डेट इज सेट टू बी और जीरो होगी, ठीक है। और इसके बाद जैसे मैंने आपको बताया, अगर हमारे पास में n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं तो n नंबर ऑफ पार्टिकल्स का जो हमारे पास में नेट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वो डायरेक्ट सम होगा, वेक्टर सम नहीं होगा, सबको हम डायरेक्टली ऐड करते जाएंगे, ठीक है, कंबाइंडली। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास में, अगर कोई बॉडी है m मास की जो हमने मूव किया एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट यानी r1 से r2, देन द चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा u इट विल बी इक्वल टू जो हमने फॉर्मूला निकाला था जी एम एम बाई एक्स स्क्वायर इंटू में डी एक्स। अब हम इसे फाइनाइट इन्फिनिटी से नहीं, एक फाइनाइट पोजीशन R1 से R2 चेंज करें, तो हम इसे R1 से R2, तो यही इंटीग्रेशन अगर आप करोगे, दोबारा करने की जरूरत नहीं है वैसे, तो फाइनली हमारे पास में यही आ जाएगा जी एम एम अपॉन में 1/R1 माइनस का 1/R2। तो दैट इज सेट टू बी माई चेंज इन योर पोटेंशियल एनर्जी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अगर हमारे पास में अर्थ के सरफेस की बात करें हम, हाउ मच द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट द सरफेस ऑफ अर्थ, और यू कैन से एट एन ए हाइट h, मान लीजिएगा h हाइट पे अर्थ के सरफेस से यू एच, इट विल बी इक्वल टू जी एम एम अपॉन में r की जगह यहाँ पर r प्लस एच आ जाएगा, यहाँ पर जो r है वो रेडियस ऑफ अर्थ है, आर ई प्लस एच एंड माइनस में, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा। और सिंपली हमारे पास एक चीज़ और पता होती है, आपको पता है g इज इक्वल टू जी एम अपॉन में आर स्क्वायर होता है, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं दिस जी एम इज इक्वल टू जी आर स्क्वायर होता है कन्वर्ट करके, तो ये हम इसे इसमें पुट करेंगे तो दिस विल बी और माइनस, तो ऐसे रहने दो जी आर स्क्वायर इंटू में एम अपॉन में आर, ये आर ई यानी रेडियस, चलिए आर ई लिख लेते हैं हम, आर ई प्लस एच, ठीक है। अगर हम इसमें से आर ई कॉमन ले लें नीचे से, तो ये फाइनली हमारे पास में बन जाएगा एम जी, एक पावर इसकी कैंसिल हो जाए, एम जी आर ई अपॉन में 1 प्लस एच बाई आर ई। तो ये हो गई हमारे पास में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी अगेंस्ट द अर्थ एट एनी हाइट एच, राइट। तो ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की थे, लेकिन इसका सबसे इंपॉर्टेंट आप डेरिवेशन है, ठीक है। अब हम आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना इसे। एस्केप वेलोसिटी, ठीक है। इस मतलब सेकंड टॉपिक का ये हमारा लास्ट टॉपिक है, इसमें मोस्टली इस टॉपिक पे हमारे डेरिवेशन ही है और उस पर बेस्ड आपके न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड है। आपने जो टॉपिक पढ़े देखिएगा, ग्रेविटेशनल फील्ड यानी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, उस पर भी एक फॉर्मूला था। नेक्स्ट हमने पढ़ा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, वो भी एक फॉर्मूला बना हमारा। और नेक्स्ट आपकी एस्केप वेलोसिटी का ठीक है। एस्केप वेलोसिटी जरा ध्यान से सुनेंगे। एस्केप वेलोसिटी क्या होती है? एस्केप वेलोसिटी जैसे कि नाम से पता चल रहा है, एस्केप करना है, ठीक है, मीन्स ये मूव करना है। तो एस्केप वेलोसिटी इज द मिनिमम वेलोसिटी विच इज रिक्वायर्ड फॉर ए बॉडी, ठीक है, विच हैज ए टेंडेंसी टू मूव और टू कीप अवे, टू मूव अवे फ्रॉम द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अनदर बॉडी। एक एस्केप वेलोसिटी, ये एक मेरे पास एक मास है m, ये इसके ग्रेविटेशनल फील्ड में कोई दूसरा बॉडी है m, जिसपे कंटिन्यूसली एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है और ये इसके साथ बाउंड है। क्लियर है? अगर इस मास को इसके ग्रेविटेशनल फील्ड से यानी इसके ग्रेविटेशनल फोर्स से दूर जाना है, मूव करना है, तो उसके ग्रेविटेशनल फील्ड को
छोड़ने के लिए यानी उसको ओवरकम करने के लिए जितनी भी मिनिमम वेलोसिटी की रिक्वायरमेंट होगी जिससे ये यहाँ से मूव कर सके, दैट इज सेड टू बी योर एस्केप वेलोसिटी. सो द मिनिमम वेलोसिटी विद विच ए बॉडी मस्ट बी प्रोजेक्टेड, ठीक है, सो एज टू अनेबल इट जस्ट टू ओवरकम द ग्रेविटेशनल पुल यानी ग्रेविटेशनल फोर्स इज नॉन एज योर एस्केप वेलोसिटी. ठीक है, हमारे पास में ये किसी पोजीशन पे है, मान लीजिएगा से फॉर एग्जांपल ये आर पोजीशन पे है और ये इसके ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकल जाए, इन्फिनिटी चला जाए हमें को यानी किसी भी पॉइंट पे, तो उसको हम उसकी एस्केप वेलोसिटी कहते हैं मिनिमम. अब ये यहाँ पर रखा हुआ है, अब ध्यान देना ज़रा, यहाँ पे ये रखा हुआ है यानी इस पोजीशन पे है, इस पर एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, पुल लग रहा है. अभी हमने पढ़ा कि इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, तो इसको अपनी पोजीशन को मेंटेन करने के लिए एक वर्क डन करना पड़ेगा यानी ग्रेविटेशनल इसके अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी होगी. वो जो वर्क डन करना पड़ेगा बस थोड़ा सा अंतर इतना है, दैट इज़ योर से GMM अगर x डिस्टेंस पे ले रहे हैं, छोटा सा पार्ट x² इंटू dx. अब ये जो यहाँ से मूव कर रहा है ये इन्फिनिटी से r नहीं आ रहा है, इस बार r से इन्फिनिटी जा रहा है, तो लिमिट चेंज हो जाएगी आपकी r टू इन्फिनिटी. पिछली बार इन्फिनिटी टू r थी, ठीक है, इस बार आपकी r टू इन्फिनिटी हो जाएगी. तो इसको वर्क डन करना पड़ेगा यहाँ से मूव करने के लिए, और कितना करना पड़ेगा, दैट इज़ योर GMM/x² इंटू dx और लिमिट r टू इन्फिनिटी. फाइनली अगर आप इसे सोल्व करेंगे तो देखिएगा GMM आपका कॉमन आ जाएगा, इंटीग्रेशन आपका x⁻² dx का बचेगा, r टू इन्फिनिटी बनेगा, GMM x⁻² का x⁻² प्लस 1 अपॉन में -2 प्लस 1, सेम जैसे हमने अभी किया है, r टू इन्फिनिटी, GMM माइनस का 1/x आएगा, r टू इन्फिनिटी हो जाएगा ये आपका अगर सोल्व करेंगे हम इसे. ठीक है, अब आप इसे में लिमिट पुट कर देंगे, ये माइनस बाहर ले लूँ मैं इसे, तो 1/x से पहले 1/∞ माइनस का 1/r, इस बार ये 0 हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. तो फाइनली कुल मिलाकर हमारे पास में ये था कि पहले आपका इन्फिनिटी से r आ रहा था तो ये माइनस था, ठीक है, इस बार ये r से इन्फिनिटी जा रहा है तो ये प्लस है. ऑब्वियसली बात है ये पॉजिटिव होगा क्योंकि पहले आपका ग्रेविटेशनल फोर्स इस पे अट्रैक्शन लग रहा था, अभी यहाँ से मूव कर रहा है, भाग रहा है, तो ये पॉजिटिव हो गया. ठीक है, सो दिस इज योर वर्क डन. अब ये जो हमारे पास में जो वर्क डन है, ठीक है, ये कितना है, ये जब ये कोई भी बॉडी मूव करती है यानी पॉइंट आपके किसी भी पोजीशन से यहाँ से मूव करेगी, तो ये जो एनर्जी है हमारे पास में इसके पास, वो एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, इसकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी. अभी जो इसके पास ये पोटेंशियल एनर्जी यानी वर्क डन है, दैट विल गिव अस टू कन्वर्ट इन योर काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, सो दिस वर्क डन विल बी इक्वल टू योर काइनेटिक एनर्जी. तभी तो मूव करेगा क्योंकि मोशन में जो एनर्जी एसोसिएटेड होती है वो आपकी काइनेटिक एनर्जी होती है. सो दिस इज योर काइनेटिक एनर्जी, दैट्स योर हाफ mv². ये जो v है जिस वेलोसिटी से मूव करेगा मिनिमम वेलोसिटी, इसी को हम इसकी एस्केप वेलोसिटी कहते हैं यानी ve². इट्स योर GMM/r. दिस mm विल बी कैंसिल आउट. सो फाइनली आपके पास में जो फॉर्मूला आएगा ve² इज इक्वल टू 2gm/r. तो ve यानी एस्केप वेलोसिटी इज इक्वल टू √2gm/r. ठीक है, अगर हम अर्थ के सरफेस की बात करें, सो एट द सरफेस ऑफ अर्थ यानी अर्थ के सरफेस से अगर हमें किसी को मूव कराना है तो दैट इज इक्वल टू √2gm. इज द मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय r² यानी r इज द रेडियस ऑफ अर्थ. राइट, तो यहाँ पर अगर हम इनकी, क्योंकि हमारे पास में g की भी स्टैंडर्ड वैल्यू होती है 6.67, ठीक है, इंटू में 10⁻⁻11, ठीक है, ये हमारे पास स्टैंडर्ड वैल्यू होती हैं. और साथ ही हमारे पास में जो मास है उसको भी अगर हम कैलकुलेट करें यूनिफॉर्म डेंसिटी के हिसाब से, तो ये भी हमारे पास एक स्टैंडर्ड वैल्यू ज्यूम की गई है 5.98 इंटू 10⁻24 kg अप्रॉक्सीमेटली.
और रेडियस ऑफ अर्थ यू नो वेरी वेल, इट्स योर 6400 किलोमीटर, यानी 6.4 इंटू 10⁶ मीटर। ठीक है, तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड वैल्यू है। तो इनको अगर हम पुट कर देंगे इसमें, तो एस्केप वेलोसिटी जो आती है हमारे पास में एट द सरफेस ऑफ अर्थ, इट विल बी योर 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास में एस्केप वेलोसिटी आती है अर्थ के सरफेस की। अर्थ के सरफेस पे जो मिनिमम वेलोसिटी हमें रिक्वायरमेंट होती है किसी ऑब्जेक्ट के लिए, दैट इज सेट टू बी योर 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अर्थ के सरफेस पे जैसे हम बात करते हैं, जो भी हम सैटेलाइट्स लॉन्च करते हैं, राइट, जो हम सैटेलाइट्स लॉन्च करते हैं अपने अर्थ के सरफेस से, जो इसके ग्रेविटेशनल फील्ड से मूव कर जाते हैं, अवे हो जाते हैं, भाग जाते हैं यहाँ से। ठीक है, तो उनकी जो वेलोसिटी होती है, मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायरमेंट होती है हमारे पास में 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। अगर हमें किसी भी सैटेलाइट को लॉन्च करना है ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर, यानी अगर जैसे हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है, जो स्पेस में हम करते हैं कि हम मार्स पे जाना है या मून पे, तो उसके लिए हमें जो मिनिमम वेलोसिटी उस व्हीकल के लिए रिक्वायर्ड होती है, दैट इज सेट टू बी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। इससे ज़्यादा वेलोसिटी से हम उसको यहाँ से इजेक्ट करते हैं तभी वो मूव करेगा। ठीक है, तो क्योंकि आपको पता है एस्केप वेलोसिटी जो होती है हमारे पास में, एस्केप वेलोसिटी इज ए फॉर्मूला, और यू कैन से इट्स ए वेलोसिटी, ठीक है, बाय वर्च्यू ऑफ विच एनी ऑब्जेक्ट हैज ए टेंडेंसी टू एस्केप फ्रॉम द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द बॉडी। उसके ग्रेविटेशनल फील्ड से एस्केप होने की टेंडेंसी रखता है, द मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड। ठीक है, इसका ज़रा ध्यान रखना है। एस्केप वेलोसिटी जब मूव कर रहा है ऑब्जेक्ट, तो हमारे पास में उस ग्रेविटेशनल फील्ड में है, तो उसके अगेंस्ट एक फोर्स लग रहा है, यानी वर्क डन लग रहा है। ठीक है, यानी आप उसे कह सकते हैं एक एनर्जी लग रही है, और वो जो एनर्जी है यानी जो वर्क डन है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, हमारा काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि आपकी बॉडी मूव कर रही है यानी मोशन में। क्लियर है? ठीक है, तो हम दोनों एनर्जी को, यानी एक जो वर्क डन है, वर्क डन इज इक्वल टू हम काइनेटिक एनर्जी रख देते हैं, और हमारा फॉर्मूला ड्राइव हो जाता है। कन्फ्यूजन बहुत रहता है, क्योंकि एक और हम वेलोसिटी पढ़ेंगे ऑर्बिटल वेलोसिटी, वो भी कुछ ऐसा ही डेरिवेशन होती है, तो कन्फ्यूजन नहीं रखना है। ठीक है, एस्केप वेलोसिटी कैसे निकलते हैं, दोनों जो हमारे पास में एनर्जी है, द अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड, ठीक है, इज इक्वल टू द सम, इज इक्वल टू द नेट काइनेटिक एनर्जी, आपको इक्वल रख देते हैं हम, तो आपके पास में दोनों इक्वल आ जाते हैं। ठीक है, जो एस्केप वेलोसिटी है वो हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है, राइट। तो ये तो हो गया हमारे पास में, यही टॉपिक था आपका जो हमें डिस्कस करना था। नेक्स्ट क्लास हम ऑफलाइन लेंगे। तो ये जो हमारा सेकंड असाइनमेंट है, बहुत ही छोटा सा असाइनमेंट है, ओनली देयर आर द 14 क्वेश्चन, आउट ऑफ विच देयर आर ओनली 1 और 2 न्यूमेरिकल। ठीक है, बहुत ही छोटा सा असाइनमेंट है ये हमारा, सिर्फ एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल है जो आपके पास में है। इसके अलावा देखिए, डिफाइन ग्रेविटेशनल फील्ड, राइट एन एक्सप्रेशन, डिफाइन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ड्राइव एन एक्सप्रेशन व्हाई द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी इज सेड टू बी नेगेटिव। ठीक है, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द एस्केप वेलोसिटी ऑन अर्थ, व्हाट आर द वेरियस फैक्टर्स, किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। ठीक है, ये सब हमारे नोट्स में मेंशन है, आप एक बार, तो ये सब चीज़ें जो है आपके असाइनमेंट में आपसे पूछी गई। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जो हमारे क्वेश्चन है आप इसको पढ़िएगा। इसमें हमारे जो पॉइंट्स इसमें गिवन है उसमें आपको आंसर मिलेंगे। तो ये असाइनमेंट आपको सोल्व करना है, बहुत ही सिंपल असाइनमेंट है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम अपनी ऑफलाइन क्लास में यानी संडे को डिस्कस करेंगे। जो टाइमिंग है वो मैं आपको ग्रुप में मैसेज कर दूंगा। ठीक है, तो देखिए, एस्केप वेलोसिटी जो होती है इंडिपेंडेंट ऑफ मास एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्टेड बॉडी होती है, जिस मास को प्रोजेक्ट किया जा रहा है उस पर डिपेंड नहीं करती है। देखिए, आपने देखा भी यहाँ पर जिस मास के अगेंस्ट प्रोजेक्ट हो रही है, यानी जो एस्केप वेलोसिटी आई Gm/r² आई, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और भी फॉर्मूला होता है हमारे पास में कि आपका जो Gm होता है, यू नो Gm इज इक्वल टू हम 2Gr² लिख देते हैं। सो इट्स योर 2Gr², सो सॉरी, ओह सॉरी, ये आर होता है, तो दिस इज योर आर, से एक पावर कैंसिल हो जाएगी, तो एस्केप वेलोसिटी आपके पास में √2Gr भी बचेगा।
ये भी हम कह सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए अब मास पे डिपेंड नहीं करती जिसको हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं। अगर हमारे पास में एक 10 किलोग्राम का मास है, उसके लिए भी हमारे पास उतनी ही वेलोसिटी की रिक्वायरमेंट होगी जितनी कि 100 किलोग्राम के मास को एस्केप कराने के लिए होगी। ठीक है, सो एस्केप वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन द रेफरेंस बॉडी। जिस रेफरेंस बॉडी यानी जिससे हम उसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जिसका ग्रेविटेशनल फील्ड लग रहा है, उस पर ज़रूर डिपेंड करती है। ठीक है, सो ग्रेटर एम बाई आर और जी बाई आर ऑफ ए प्लेनेट ग्रेटर विल बी वेलोसिटी, यानी जिसका मास ज़्यादा होगा, जिसकी रेडियस कम होगी, उसके लिए एस्केप वेलोसिटी आपकी उतनी ही ज़्यादा। इसके बाद में अर्थ के सरफेस के लिए निकाला हमने 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। ठीक है, एक प्लेनेट है विल हैव एटमोसफेयर, जो कि कोई भी प्लेनेट एटमोसफेयर इसी तरीके से रखता है, विल हैव द एटमोसफेयर इफ़ द वेलोसिटी ऑफ मोलिक्यूल ऑफ एटमोसफेयर, जो हमारे पास में उसके होते हैं वी, वो होते हैं आपके पास में, ये हमारे पास इक्वेशन होती है उसके रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी की √3RT/m। अगर ये वेलोसिटी यानी जो उसकी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी होती है किसी भी मॉलिक्यूल की एटमॉस्फेयर की, जो कि √3RT, R आपका गैस कांस्टेंट है, T टेम्परेचर है, M आपका मास है। या आपने गैस इक्वेशन पढ़ी होगी अपनी केमिस्ट्री में, वहीं से आता है। अगर आपकी एस्केप वेलोसिटी से कम है तो आपका एटमॉस्फेयर वहाँ पर एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, और नहीं है तो आपका एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, इसी रीज़न से हम कहते हैं दिस इज़ वाई द अर्थ हैज़ एटमॉस्फेयर। अर्थ पे एटमॉस्फेयर होता है क्योंकि अर्थ के जो सराउंडिंग एटमॉस्फेयर के पार्टिकल हैं उनकी जो वेलोसिटी होती है वो एस्केप वेलोसिटी से कम होती है, जबकि मून पे कोई एटमॉस्फेयर नहीं होता है, क्योंकि मून पे जो आपकी जो वेलोसिटी है वो आपकी ग्रेटर देन हो जाती है आपकी एस्केप वेलोसिटी से। ठीक है, तो इसलिए वो वहाँ से वो मूव कर जाते हैं। इफ़ द बॉडी इज़ प्रोजेक्टेड विद द वेलोसिटी लेस देन एस्केप वेलोसिटी, यानी v आपका v से लेस देन होगा, तो इट विल रीच ए सर्टेन हाइट, मैक्सिमम हाइट, एंड देन मे आइदर मूव इन द एन ऑर्बिट और अराउंड द प्लेनेट। ठीक है, या फॉल बैक हो जाएगी। अगर आपकी एस्केप वेलोसिटी से कम है तो वो बॉडी मूव तो करेगी कुछ हाइट तक, उसके बाद जाने के बाद हो सकता है वो सर्कुलर ऑर्बिट में आ जाए, यानी उसके अराउंड मूव करने लगे, या गिर सकती है। ठीक है, यानी फॉल बैक डाउन हो सकती है, तो लेकिन वो आपकी एस्केप नहीं कर पाएगी। तो मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय ए बॉडी लेट द प्रोजेक्शन, अगर यहाँ पर हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो कितनी मैक्सिमम हाइट अटेंड कर सकता है वो हमने यहाँ पर फॉर्मूला निकाला है। ठीक है, जो आपके पास में कोई बॉडी है प्रोजेक्ट कर रही है वेलोसिटी ग्रेटर देन, तो आपके पास जो टोटल एनर्जी एट द सरफेस होगी वो टोटल एनर्जी एट इनफाइनाइट जो पॉइंट होगा हमारे पास में, जो टोटल एनर्जी आपकी कंजर्व होगी वो किस किस में होगी, एक तो उसको एस्केप कराने में, दूसरा उसको उस ऑर्बिट में मूव कराने में। जैसे हम जो सैटेलाइट्स मूव कराते हैं, कोई सैटेलाइट्स यहाँ से अर्थ के सरफेस से आपका छोड़ा जाता है, तो इसको हम एस्केप वेलोसिटी ज़्यादा देते हैं, तो जो टोटल एनर्जी होती है वो किस में यूज होती है, सबसे पहले तो इसको एटमॉस्फेयर से बाहर निकालेगी, और जो तो कुछ एनर्जी तो हमारे पास में इसको एटमॉस्फेयर से बाहर निकालने के लिए लग जाएगी, यानी एस्केप एनर्जी में लग जाएगी। बाकी जो एनर्जी बचेगी वो इसको क्या करेगी, एक सर्कुलर ऑर्बिट में इसके अराउंड मूव कराने में, कंटिन्यूसली पाथ में मूव कराएगी। तो जो प्लैनेट्स होते हैं, सैटेलाइट्स होते हैं, वो प्लैनेट्स के अराउंड कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं। राइट, तो यही हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो इसमें डिस्कस किए, यही आपके असाइनमेंट में गिवन है। ठीक है, तो आपको इसको ध्यान से देखना है। राइट, आज के लिए यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हमारा नेक्स्ट जो है सैटेलाइट्स है, सैटेलाइट्स आप कैसे मूव करते हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।